हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया टॉपिक फाइलोजेनेटिक ट्रीज। आप लोगों ने फाइलोजेनेटिक ट्रीज पहले भी देखे होंगे और फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो सारी बातें हम आज की हमारी क्लास के अंदर करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, आपको मैं एक क्लियर बात बता दूं, पहले ही क्लास भी स्टार्ट होने से पहले बता देता हूं कि ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री वाला टॉपिक है, ये टॉपिक 2 यूनिट से बिलोंग करता है। ये टॉपिक जो है वो टेक्सोनोमी का टॉपिक भी है और ये टॉपिक एवोल्यूशन का टॉपिक भी है। लेकिन इन दोनों ही यूनिट्स के अंदर जो हम क्वेश्चन देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। जब एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएंगे तो उस टाइम हमें स्पीसीज का नाम दिया हुआ नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीसीज का नाम नहीं होता और वो एवोल्यूशनरी ट्रीज के अंदर स्पीसीज ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब यही क्वेश्चन उनको टेक्सोनोमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है तो वो टेक्सोनोमिकल फीचर्स लेते हैं और स्पीसीज के नाम लिखते हैं, प्लांट स्पीसीज के नाम, एनिमल स्पीसीज के नाम, तो हर एक स्पीसीज का नाम लिखा हुआ मिलता है। ऐसे केस के अंदर अगर हम क्वेश्चन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो हमसे वो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हाँ, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एवोल्यूशन वाले, तो वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होते हैं उनकी स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने एक फाइलोजेनेटिक ट्री कुछ बना हुआ है। एक ऐसा डायग्राम आपके सामने बना हुआ है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं और बहुत सारी ब्रांचेज जो है वो सारी की सारी ब्रांचेज के ऊपर ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा हुआ है। चलिए समझते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है, फिर उसके बाद में हम फाइलोजेनेटिक ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे। हैव ए लुक ऑन द टर्म फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है फाइलोजेनी। ये टर्म बना है फ्रॉम फाइलोजेनी। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का क्या मतलब है? फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब क्या है? जैसे अगर आप अपनी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो आज आपकी फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स बहुत जगह पे रहते हैं, लेकिन अगर आप एक बैक डायरेक्शन के अंदर आएंगे तो सबके एंसेस्टर एक हो जाते हैं। जैसे आप और आपका कजन है, राइट? ये दोनों रियल ब्रदर नहीं है, ब्रदर सिस्टर नहीं है, लेकिन आपके फादर और कजिन के फादर रियल ब्रदर है। आपके फादर और कजिन के फादर मतलब आपके दादाजी एक ही हैं। आप और कजिन अलग अलग हैं, आपके फादर और उसके फादर भी अलग अलग हैं, लेकिन फादर के फादर मतलब ग्रैंड फादर एक ही है। तो पीछे जाएंगे तो एक पॉइंट पे पहुंच गए हम, राइट? इसे कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कौन कहां से आया, कैसे आया, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ट्री का मतलब तो सिंपल सा है, ऐसा कोई डायग्राम जिसमें ब्रांचेज हो, क्योंकि ट्री में ब्रांचेज होती है। सो ट्री का मीनिंग होगा ब्रांचिंग डायग्राम। सो फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या निकला? फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब निकल गया कि ऐसा कोई ब्रांचिंग डायग्राम जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाया हो, जिसके अंदर हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके कि ए और बी एक दूसरे से कितना दूर है, कितना क्लोज है, बी एंड सी एक दूसरे से कितना दूर है, कितना क्लोज है। सपोज करिए कि मैं एक पॉइंट बनाता हूं यहां पे। सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया, दिखाई दिया ये रेड कलर का पॉइंट।
इस पॉइंट से दो डायरेक्शन के अंदर दो ब्रांचेज जा रही हैं, राइट। एक ब्रांच पे लास्ट में जाके ए बन जाता है, लेकिन दूसरी ब्रांच पर एक बार फिर से एक अलग डायरेक्शन में रास्ता फटता है। जैसे सीधी रोड जा रही है लेकिन एक और रास्ता निकल रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है। तो हम अभी इसका क्या मीनिंग निकालेंगे? अगर हम बैक डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि बी जो है वो और सी जो है वो दोनों एक ही जगह से निकले हैं। मतलब कि यहां पर एक ऐसी पॉपुलेशन है, उसी पॉपुलेशन से एक डायरेक्शन के अंदर बी निकला, एक डायरेक्शन के अंदर सी निकला। इसका मतलब बी और सी का कोई एक बहुत कॉमन सा एंसेस्टर यहीं पास में है। अगर ए और बी दो बेटे हैं तो दोनों बेटों का फादर इस पॉइंट के ऊपर है। ऐसे ही फादर के फादर पीछे वाले पॉइंट पे है और उनसे एक डायरेक्शन में ए निकल रहा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है। हम वो इंफॉर्मेशन एक एक करके देखेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। अभी हम फाइलोजेनेटिक ट्री की एक डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है। चलिए लिखिए डेफिनेशन आप। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि यहां पे स्लाइड पे दे रखा है, ए फाइलोजेनेटिक ट्री और एवोल्यूशनरी ट्री दोनों एक ही हैं। ए फाइलोजेनेटिक ट्री और एवोल्यूशनरी ट्री इज ए ब्रांचिंग डायग्राम, एक ब्रांच वाला डायग्राम है। इज ए ब्रांचिंग डायग्राम showing the evolutionary relationship among various biological species. Showing the evolutionary relationship, कौन किससे बना, कौन किससे डिराइव हुआ। तो अगर ऐसा हम रिलेशन स्टैब्लिश करें तो एक ब्रांचिंग ट्री जैसा डायग्राम निकल के आता है, उसी को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। So phylogenetic tree or evolutionary tree is a branching diagram that show the evolutionary relationship among various biological species. अब दूसरा इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? They are based upon the similarities and differences. इनको हम बनाते हैं कौन कितना सिमिलर है और कौन कितना डिसिमिलर है, उसके बेसिस पे। इन देयर फिजिकल एंड जेनेटिक कैरेक्टर्स, उनके फिजिकल कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं और उनके जेनेटिकल कैरेक्टर स्टडी करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, और टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्टडी करते थे। एट दैट टाइम अगर आप मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे तो होगा क्या कि आप वेल को और ह्यूमन बीइंग को बहुत दूर दूर रख देंगे। मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म और वेल मछली तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक्चुअली वेल और ह्यूमन दोनों के दोनों है तो मैमल्स। इनकी फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम है, इनका जेनेटिक्स बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम सिर्फ हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इनको देखते हैं। अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो शायद इंसेक्ट को और बर्ड को एक साथ रख देंगे, शायद हम बैट को और बर्ड को एक साथ रख देंगे, लेकिन आपको पता है कि बर्ड और बैट दोनों अलग अलग है। बर्ड एविज है लेकिन बैट मैमल है, ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। हमें अब टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना है। तीसरी चीज, ऑल द लाइफ ऑन अर्थ इज ए पार्ट ऑफ ए सिंगल फाइलोजेनेटिक ट्री इंडिकेटिंग कॉमन एंसेस्ट्री। अगर हम ऐसे पीछे पीछे जाते जाएंगे तो चलते चलते पीछे जाके हम सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे कि इस फाइलोजेनेटिक ट्री की हम बात करें एक बार तो इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर आप देखिए, अगर आप ए से पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ए और बी और सी
के पीछे जाएंगे तो बी और सी इस पॉइंट के ऊपर जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन से आए, ये पॉपुलेशन खुद और ए इस एक पॉपुलेशन से आए। ऐसे ही ई और एफ है वो इस पॉपुलेशन से आते हैं, बैक डायरेक्शन में जाना है हमें। जी और एच है वो इस पॉपुलेशन से आते हैं। फिर उसके बाद में ये दोनों पॉपुलेशन खुद एक कॉमन पॉपुलेशन से आती है। डी और ये कॉमन पॉपुलेशन खुद एक पॉपुलेशन से आती है। एंड फाइनली ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन भी एक पॉपुलेशन से आती है, और ये खुद एक पॉपुलेशन लास्ट में जाकर के यहां हम लिखते हैं लास्ट कॉमन एंसेस्टर, LCA बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LCA, लास्ट कॉमन एंसेस्टर, उसी से सब निकले हैं। सो आप समझ सकते हैं कि अगर हम एक बड़े से फाइलोजेनेटिक ट्री में पीछे की तरफ जाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। दैट सिंपली सजेस्ट अस कि हम सभी एक ही फाइलोजेनेटिक ट्री का हिस्सा हैं। लेकिन आज वो फाइलोजेनेटिक ट्री में इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस आ गया कि हम एक ट्री नहीं बना सकते, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर जो है हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखिए फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो हम बहुत सारे डायग्राम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अभी जो दिखाई दे रहा है, उस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर हमने ऑब्लिक्यू डायगोनल लाइंस यूज करी है, हमने तिरछी लाइंस यूज करी है। आप चाहो तो एक फाइलोजेनेटिक ट्री को इस तरीके से स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो। ये लाइंस है वो स्क्वायर जैसी लाइंस है, रेक्टेंगल जैसी लाइंस है, स्ट्रेट लाइंस है, इनसे भी बना सकते हो। आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हो जिसमें आप डायगोनल लाइंस यूज करेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, आपको जो कोई भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है उस फाइलोजेनेटिक ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। सी, अगर आप एक फाइलोजेनेटिक ट्री को ध्यान से देखेंगे तो फाइलोजेनेटिक ट्री के दो एंड्स होते हैं। एक एंड ऐसा होता है जहां पर एक सिंगल एंड होगा और दूसरा एंड ऐसा होता है जहां पे बहुत सारे एंड्स होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैं यहां पे लिख दूं A B C D E F G H, तो यहां पर 8 एंड्स हैं, राइट, 8 पॉइंट्स निकल रहे हैं। लेकिन इसका जो अपोजिट एंड है, सपोज मैं यहां पे X लिख देता हूं, ये तो सिर्फ एक एंड हुआ, सिंगल एंड है। तो हमें एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर ये देखना है कि किस तरफ एंड कम है, किस तरफ एंड ज्यादा है। तो आपको हमेशा एक तरफ सिर्फ एक एंड मिलेगा, क्योंकि उसी एक एंड से पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री स्टार्ट हो रहा है। ये जो एक सिंगल एंड होता है, इस सिंगल एंड के ऊपर कोई कॉमन पॉपुलेशन होती है, कोई कॉमन पॉपुलेशन। इसका मतलब जैसे सपोज यहां पर ये पॉपुलेशन है और इसके ये बहुत सारे मेंबर्स हैं, इस कॉमन पॉपुलेशन का ही नाम होता है लास्ट कॉमन एंसेस्टर, LCA, लास्ट कॉमन एंसेस्टर। अब ध्यान से चीजें सुनते जाइएगा। ये जो कॉमन पॉपुलेशन के बहुत सारे मेंबर्स हमने बनाए, ऐसे डॉट 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 करके बहुत सारे मेंबर्स हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे मेंबर्स आपस में यहां रहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई पॉपुलेशन के मेंबर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं, लाइक रिकॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेजिक प्लेट, लाइक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर उसके बाद में हो सकता है कि कभी कभी कोई नेचुरल जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, म्यूटेशन चलते रहते हैं। उसके बाद में साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शन भी काम करता रहता है। जब ये सारे के सारे फिनोमिनन्स एक साथ काम करेंगे तो कुछ कुछ मेंबर्स हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करना छोड़ देते हैं, कुछ मेंबर कहीं और चले जाते हैं, कुछ मेंबर्स जो है उनको मैटिंग पार्टनर अपने ही आसपास मिल जाता है तो वो ज़्यादा मैटिंग करने के लिए दूर नहीं जाते। ऐसे करते करते डिफरेंस क्रिएट होता है, और जहां हमने X लिखा है उस X से दो डायरेक्शन के अंदर दो ब्रांचेज जाती हैं, दो ब्रांचेज निकल जाती है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन के अंदर, राइट।
अब जिस पॉइंट से ये दो डायरेक्शन के अंदर ब्रांचेस निकल रही है, उस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं नोड। इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं एक नोड। ये एक नोड है, नोड होती है ये। तो जो नोड होती है, उस नोड से हमेशा ही दो ब्रांचेस निकलती है। नोड का मतलब होता है कि यहां से डाइवर्जेंस आएगा। नोड का मतलब यहां से डाइवर्जेंस आता है, एक डाइवर्जेंस आता है। और डाइवर्जेंस का ही मतलब होता है स्पेसिएशन। मतलब हर एक नोड स्पेसिएशन इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। स्पेसिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जब स्पेसिएशन होता है तो इसका मतलब दो डायरेक्शन के अंदर दो पॉपुलेशंस जा रही है। वेल, अब आपको इतना समझ में आया, एक कॉमन पॉपुलेशन होगी, उसके मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके मेंबर्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे, नेचुरल सिलेक्शन उनके ऊपर काम करेगा और बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाकर के डाइवर्जेंस आएगा। अब दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर कुछ मेंबर्स, मतलब कि कुछ पॉपुलेशंस इस वाली ब्रांच के ऊपर आगे बढ़ रही है और कुछ पॉपुलेशंस इस वाली ब्रांच पे आगे बढ़ रही है। मतलब कुछ मेंबर्स इस तरफ और कुछ मेंबर्स इस तरफ। देन एक नोड से आगे हम बढ़ेंगे तो फ्यूचर में कभी ना कभी एक और नोड आएगी। जैसे यहां पर ये भी एक नोड है, और आप जहां जहां पर भी दो ब्रांचेस देख रहे हो, हर पॉइंट के ऊपर एक एक नोड आती जाती है। आगे जाएंगे हम तो फिर से एक नोड आई, एक और नोड आई, एक और नोड आई और एक और नोड आती है। ये सभी पॉइंट्स जो बना रहा हूं वो नोड्स होते हैं, राइट? सो ये नोड्स है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग ऑन लाइंस? व्हाट डज द लाइन रिप्रेजेंट? ये एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सी, आप देख रहे हैं यहां पर कि एक नोड से लेके दूसरे नोड तक एक लंबी लाइन है, और यहां लाइंस की जो लेंथ है वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट नोड से दो डायरेक्शन में जो नोड, अगर मैं इनको ऐसे ही नाम दे दूं, सपोज, कोई मैटर नहीं करता ये, लेकिन ऐसे ही, जैसे ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, सपोज। तो आप देखो नोड नंबर 1 से 2 और नोड नंबर 1 से 3, ये वाली लाइंस है वो बड़ी लाइन है। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो लाइंस है इनको कहते हैं लीनिएज, कि ये एक लीनिएज है। लीनिएज का मतलब होता है, वैसे जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना, बेल जैसे लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, बेल होती हैं, वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है या जमीन पे से सीधा स्ट्रेट होता है, उसे बेल कहते हैं, मतलब लीनिया कहते हैं। एक सिंगल को लीनिएज कहते हैं। तो ये लीनिएज क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनिएज या ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है कि इस लाइन के ऊपर एक तो टाइम रन कर रहा है, टाइम रन कर रहा है। लंबी लाइन का मतलब लंबा टाइम, एक नोड से दूसरी नोड जाने तक लंबा टाइम लगा। आप देखो नोड नंबर 2 और नोड नंबर 4, या नोड नंबर 2 या नोड नंबर 5, इन दोनों की लाइन छोटी है, 1 2 की बड़ी है। इसका मतलब नोड नंबर 1 से नोड नंबर 2 तक जाने में ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा टाइम लगा, जबकि नोड नंबर 2 से 4 या 5 जाने में उतना टाइम नहीं लगा। सो एक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक तो ये लाइन टाइम रिप्रेजेंट कर रही है कि ये कितने मिलियन ईयर्स है, कि जो है ये 1000 ईयर्स है, 1000 ईयर्स है, कितना टाइम है वो रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ एक लीनिएज ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इस के ऊपर कितने कैरेक्टर्स इवॉल्व हुए, मतलब ये चेंजेस और यू कैन से कैरेक्टर्स भी रिप्रेजेंट करती है।
तो जो मैंने यहां पर ऐसे 1 से लेके 2 और 1 से लेके 3 के बीच ऐसे लाइंस बनाई है छोटी छोटी, यहां पर करेक्टर्स आ रहे हैं, यहां पर टाइम लग रहा है और करेक्टर्स इवोल्व हो रहे हैं, नए नए करेक्टर्स इवोल्व हो रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं वो नोड नंबर 3 पर पहुंचेंगे और नोड नंबर 2 पे पहुंचेंगे। मतलब ये पॉपुलेशंस की जनरेशंस है, एक जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। हमने ये देख लिया था कि यहां पर हर एक नोड के ऊपर चेंजेस आते हैं, टाइम आता है, तो हर नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो अपने पेरेंट से थोड़ी डिफरेंट होती है। नोड आने का मतलब है कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया कि अब 2 डायरेक्शन में अलग अलग जाना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो हम नोड नंबर 3 से पहुंच गए नोड नंबर 6 और 7 की तरफ, और 2 से पहुंच गए 4 और 5 की तरफ, राइट। अब इन दोनों ही नोड्स के अंदर फिर से कुछ कैरेक्टर्स का एवोल्यूशन हो रहा है और टाइम भी लग रहा है। तो ये टाइम लग गया, कैरेक्टर्स का एवोल्यूशन हुआ, तो हम पहुंच गए नोड नंबर 4, 5, 6, 7। अब ये नोड नंबर 4 के ऊपर एक पॉपुलेशन बैठी है, नोड नंबर 5 पे भी एक पॉपुलेशन है, 6 के ऊपर भी एक पॉपुलेशन है और 7 के ऊपर भी एक पॉपुलेशन है। इन पॉपुलेशन में और ज्यादा चेंज आ रहा है, तो नोड नंबर 4 से 2 स्पीसीज बनती है, ए और बी। नोड नंबर 5 से भी 2 स्पीसीज बनती है, सी एंड डी। 6 से ई एंड एफ, 7 से जी एंड एच बनती है। तो यहां टोटल 8 नई स्पीसीज बनती है इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर। अब बैक डायरेक्शन में आओगे तो वापस आप नोड नंबर 1 तक पहुंच जाओगे। स्पीसीज ए और बी का सबसे लेटेस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन है? तो स्पीसीज ए और बी सबसे लेटेस्ट कहां से डाइवर्ज हो रही है? 4 नंबर नोड से। तो स्पीसीज ए और बी का लेटेस्ट कॉमन एंसेस्टर 4th नोड पे है। सी एंड डी का लेटेस्ट कॉमन एंसेस्टर 5th नोड पे है। 4th एंड 5th नोड पे जो पॉपुलेशन है उनका कॉमन एंसेस्टर 2 पे है, 2 का कॉमन एंसेस्टर 1 पे है। सो हम बैक डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां से आपने स्टार्ट किया है, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अब आप एक चीज और यहां पर गौर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी फाइलोजेनेटिक ट्री में कितनी स्पीसीज होती है। आप हमेशा देखिएगा नंबर ऑफ स्पीसीज इक्वल्स टू नोड प्लस 1, नंबर ऑफ स्पीसीज इक्वल्स टू नोड प्लस 1। अपने फाइलोजेनेटिक ट्री में टोटल 7 नोड है, नीचे से नोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां 8 स्पीसीज इवोल्व हुई है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। 7 नोड है तो 8 स्पीसीज इवोल्व होती है। तो एक ये फाइलोजेनेटिक ट्री जिसकी मैंने बहुत सिंपल सी मतलब सिंपल सी आपको कैरेक्टर्स बताए कि एक तरफ सबसे कम एंड होंगे, वहां से हमें रीड करना है। जैसे अब हम दूसरा नीचे वाला फाइलोजेनेटिक ट्री समझते हैं। इस नीचे वाले फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर सबसे नीचे एक पॉइंट है, तो यहां पर हमारा लास्ट कॉमन एंसेस्टर बैठा हुआ है, मतलब एक पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब इस नोड को हम 1 कह देते हैं। इस नोड से एक डायरेक्शन में एक लंबी सी लाइन जा रही है और उस लंबी सी लाइन पे कोई ब्रांच नहीं है, तो हम यहां सपोज ए लिख देते हैं, स्पीसीज ए। इसका मतलब यह हुआ कि स्पीसीज ए लास्ट कॉमन एंसेस्टर से सीधी लाइन से कनेक्टेड है। दैट सिंपली मीन्स कि स्पीसीज ए में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। चेंज आने का मतलब डाइवर्स होना होता है, लेकिन स्पीसीज ए के अंदर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, क्योंकि स्पीसीज ए अपने लास्ट कॉमन एंसेस्टर से सीधा कनेक्टेड है। अब इस लास्ट कॉमन एंसेस्टर मतलब नोड नंबर 1 है, 1 से नोड नंबर 2 आई, यहां कोई पॉपुलेशन है,
इस नोड नंबर 2 से एक सीधी लाइन निकल रही है जहां पर बी स्पीसीज का एवोल्यूशन होता है। तो देखा जाए तो जो ए स्पीसीज है उस ए स्पीसीज से तो बहुत ज्यादा इवोल्ड बी स्पीसीज है, क्योंकि ए स्पीसीज सबसे पुराने एंसेस्टर से जुड़ी हुई है, जबकि बी स्पीसीज सबसे पुराने एंसेस्टर से सीधा नहीं जुड़ी हुई, उसके बाद में तो एक स्पेशिएशन इवेंट हो गया था। ऐसे ही नोड नंबर 3, 4, 5, 6 और नोड नंबर 7 C D E F G H। तो आप A और H को देखिए। स्पीसीज ए को ए बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेशिएशन नहीं देखने पड़े। हाँ, टाइम लंबा लगा है, लेकिन स्पीसीज ए है वो अपने कॉमन एंसेस्टर से सीधे सीधे बन गई। इसका मतलब आप यूं समझे कि अगर हम कंपेयर करें किसी फैमिली के अंदर, सपोज हम किसी फैमिली में कंपेयर करें, तो दादाजी को हमें कंपेयर करना है अंकल से और हमसे, राइट। तो दादाजी और अंकल तो सीधे सन एंड फादर है, लेकिन दादाजी और हमारे बीच में हमारे फादर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें और अंकल के अंदर कितना डिफरेंस है। दादाजी के ज्यादा क्लोज कौन है? आप अपने ग्रैंडफादर के ज्यादा क्लोज है या आपके अंकल आपके ग्रैंडफादर के ज्यादा क्लोज है? ऑब्वियसली आपके अंकल, क्योंकि आपके अंकल के अंदर ग्रैंडफादर का सीधा सीधा 50% डीएनए है, जबकि आपके अंदर आपके ग्रैंडफादर का 25% डीएनए है। ग्रैंडफादर का 50% डीएनए फादर में गया और आपके फादर का 50% आप में आया। इसका मतलब ग्रैंडफादर का तो 25 ही आया। बीच में आपके और आपके ग्रैंडफादर के बीच में आपके फादर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने ग्रैंडफादर से, कॉमन एंसेस्टर से सीधे कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक और ऑर्गेनिज्म है। सो ये फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर देखो, एच स्पीसीज को एच बनने में, स्पीसीज एच को एच बनने में कितने सारे नोड्स देखने पड़े। नोड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतने सारे नोड्स के बाद स्पीसीज एच बनी है। तो इसका मतलब स्पीसीज एच में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। हर जगह पर कैरेक्टर्स का एवोल्यूशन हो रहा है, राइट। अब आप यहां भी देख सकते हैं टोटल 7 नोड है, तो 8 स्पीसीज है। ABCDEFGH 8 टोटल स्पीसीज है। तो नोड +1 नंबर ऑफ स्पीसीज हो